बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब लोग। बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर पढ़ लिया था और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया था। आज हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर दो फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड और लिक्विड किसी भी सब्सटेंस की वो को एग्जिस्ट करती हैं, यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर एक सॉलिड का और लिक्विड का जो है ना वो इक्वल हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब बेटे हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करने से क्या होता है कि उसमें ये होता है कि एक जब हम उसको फ्रीज़ करते हैं बेटा, तो फ्रीज़ करने से क्या होगा कि एक तो लिक्विड सॉल्यूशन में मिलेगा और एक सॉलिड सॉल्वेंट मिलता है। यानी कि जब हम एक सॉल्वेंट था उसको हमने फ्रीज़ कर दिया तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा हमारे पास वो उसको हम नोट कर लेते हैं। और जब हम उसमें सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बनाते हैं तो फिर हम उस सोल्यूशन को जब फ्रीज़ करते हैं तो उस सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन हो गई है जी फ्रीजिंग पॉइंट की, जब एक सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट को डिज़ोल्व किया है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बेटा हम इसकी पढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर ले लिया बेटा एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर हमने ले लिया वाई एक्सिस पे। अब कर्व जो है बेटा ए बी और सी, ये जो कर्व है ये हमें बताती है अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कर्व ए बी सी हमें क्या बताएगी? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। कि हमारे पास यहाँ पे ये ए पॉइंट पे ये प्योर सॉल्वेंट था, लिक्विड स्टेट में हमने उसको टेम्परेचर डिक्रीज़ करना शुरू किया, यानी उसका हम वेपर प्रेशर जो है वो कम करते गए और जब हम बी पॉइंट पे पहुँचे तो बी पॉइंट पे वो जो प्योर सॉल्वेंट था वो फ्रीज़ होना शुरू हो गया और बी से सी तक वो सारे का सारा जो सॉल्वेंट था वो फ्रीज़ हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब बी पॉइंट पे चूँकि वो सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज़ होना शुरू हुआ है तो हमने कहा कि उसका जो हमें फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा वो बी पे मिलेगा और वो क्या है जी वो हमें T1 मिला। अब जो कर्व बी सी है वो सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है। इसके बाद हमने क्या किया, उसी सॉल्वेंट के अंदर हमने सोल्यूट को मिक्स कर दिया, सोल्यूट को हमने मिक्स किया तो सोल्यूशन बन गया। अब ये जो कर्व डी ई और सी है ये हमें बता रही है सोल्यूशन के बारे में कि हम सोल्यूशन को अगर फ्रीज़ करेंगे तो क्या होगा। जब हमने सोल्यूशन लिया डी पॉइंट पे, उसको हम कूल करना शुरू किया तो ई पे जाके बेटा वो जो है ना वो फ्रीज़ होना शुरू हुआ, यानी टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे T2 टेम्परेचर पे वो फ्रीज़ होना शुरू हुआ। अब T1 जो था वो हायर टेम्परेचर था और T2 जो है वो लो टेम्परेचर है। तो हमने कहा कि अब क्या हुआ, सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करने से उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो कितना फ़र्क आया फ्रीजिंग पॉइंट का, जितना इन दोनों में डिफरेंस आएगा, यानी T2 ज़्यादा है और T1 ज़्यादा है और T2 स्मॉल वैल्यू है। तो हमने क्या किया, डेल्टा TF चेंज इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर लेने के लिए हमने हायर टेम्परेचर में से यानी T1 में से प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा TF। अब बेटा डेल्टा TF यानी चेंज इन द टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है सोल्यूट की कितनी अमाउंट हमने ऐड की, यानी मोलैलिटी पे। जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया तो हमने यहाँ पे एक जो है वो कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह पे कांस्टेंट लगाया, वो है KF। KF को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको हम मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन 1 में मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दें तो हमें यहाँ से
जो है वो एक कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। तो हमने लिखा मोलैलिटी, ये क्या होती है, मैस ओवर मोलर मैस और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी मैस ऑफ सोल्यूट W2 आ गया, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट M2 आ गया। यहाँ पे किलोग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैस ऑफ द सॉल्वेंट वो हमारे पास W1 आ गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास M की आई, उसको उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है बेटा वो ये बन जाएगी। अब यहाँ से हमने M2 की वैल्यू लेनी है, M2 को इधर ले आए और डेल्टा TF को इधर ला के डिवाइड कर दिया। तो M2 हमारे पास कितना आ जाएगा, M2 आ जाएगा M2 इज इक्वल टू KF ओवर डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय W2 1000 ओवर W1। तो ये बेटा हमारे पास नेट इक्वेशन आई है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और चेंज इन द टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर में की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, मोलर मैस सोल्यूट का फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा मेजरमेंट है क्या, हाँ एक्सपेरिमेंटली हम मेजर करेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और वो करेंगे बैकमैन्स मेथड से। बैकमैन मेथड को बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। अब इसका अपरेटस समझ लें कि अपरेटस क्या है। अपरेटस में बेटा हमारे पास एक यहाँ पे एक फ्रीजिंग ट्यूब है। इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होगा, जिसको हम फ्रीज़ करेंगे, और यहाँ पे हमने बैकमैन थर्मामीटर लगाया हुआ है, और उसके साथ हमने इसमें स्टिरर एक जो है वो इस्तेमाल की है। इसके बाद बेटा ये जो इनर ट्यूब है, फ्रीजिंग ट्यूब है, इसको हमने फिट किया हुआ है एक लार्जर आउटर ट्यूब के अंदर, और एयर जैकेट जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं ट्यूब, दोनों ट्यूब्स के दरमियान में, जो जिनका मकसद है सिर्फ स्लो और यूनिफॉर्म कूलिंग करना। एक लार्ज हमने यहाँ पे कंटेनर लगाया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे ये फ्रीजिंग मिक्सचर है जो कूल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम 20 to 25 ग्राम जो है वो प्योर सॉल्वेंट लेंगे, उसको इस फ्रीजिंग ट्यूब में डाल देंगे, और थर्मोमीटर के बल्ब से हम क्या करेंगे, हम उसके थर्मोमीटर को उसके अंदर डिप कर देंगे, स्टीरर का इस्तेमाल करेंगे, और कूलिंग शुरू कर देंगे, डायरेक्ट कूलिंग होगी, जिससे हमें क्या मिलेगा, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जो कि हमने इस्तेमाल किया था, प्योर सॉल्वेंट का हमें फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लेने के बाद आपने सॉल्वेंट के अंदर 0.2 से 0.3 ग्राम सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बना देना है, और स्टिरर की मदद से आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर देना है। यानी पहले आपने सिर्फ सॉल्वेंट लिया था, उसको कूल करके आपने उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया। अब आपने एयर जैकेट में से, यहाँ से ये जो आउटर ट्यूब है इसमें से फ्रीजिंग ट्यूब को बाहर निकाल लेना है, और सॉल्वेंट को दोबारा मेल्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पुट करके आपने उसमें 0.2 से 0.3 ग्राम सोल्यूट ऐड कर देना है। स्टिरर से उस सोल्यूट को आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से कूलिंग करनी है, ताकि आप सोल्यूशन का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर सकें, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा TF आप निकाल सकें, और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके मोलिकुलर मैस जो है वो फाइंड कर सकते हैं सोल्यूट का। इसके बाद बेटा एप्लीकेशंस हैं कि किस तरह से ये जो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा या डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, इनको हम किस तरह से जो है वो डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये है कि एक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के मोलर मैस को निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि स्टडी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये सोल्यूशन थ्योरी में हमें उसको समझने के लिए बड़ी हमारे जो है वो काम की है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोल्यूशन थ्योरी को स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन करती है ये। इसके बाद बेटा जो है ना वो ये बात आपने याद रखनी है कि तीसरा जो है सोल्यूट की प्रेजेंस जो है लिक्विड के अंदर वो रेंज करती है लिक्विड को, सॉल्वेंट को, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देती है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देती है। ये हमने पढ़ा है। पॉइंट नंबर 4 जो है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं एंटी फ्रीज के तौर पर। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एंटी फ्रीज के तौर पर। गाड़ियों के रेडिएटर में, कुछ वो इलाके बेटा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तो वहाँ पे तो गाड़ी के रेडिएटर के अंदर जो वाटर है होगा वो फ्रीज़ हो जाएगा।
0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे उन उन इलाकों में हम इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर होगी और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी कि वाटर जो होगा जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल की स्मॉल अमाउंट जो है वो हमने मिक्स की हुई है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सोल्यूशन जो है वो फ्रीज़ नहीं होगा, फिर वो ज़ीरो से कम जो है वो टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा। तो ये बड़ा अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बेटा हॉट समर में एंटी फ्रीज सोल्यूशन जो है ना वो रेडिएटर के वाटर को बॉयल होने से भी बचा लेती है। कैसे कि हमने गाड़ी गाड़ी का जो रेडिएटर है उसमें जो सॉल्वेंट यानी वाटर होता है उसके अंदर हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम उसमें सोल्यूट डाल देंगे तो उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगी सोल्यूशन बनाने से। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी कि वाटर फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं करेगा बल्कि 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो ये बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह जो ऐसे इलाके जहाँ पे हमने देखा जैसे हमारे जो है वो मुल्क में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ जमी होती है सड़कों पे। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे उस आइस के ऊपर सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट का सोल्ट जो है वो डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है, तो सोल्यूशन बन जाता है। तो उसका जब हम वाटर को फ्रीज़ किया हुआ है, वाटर यानी आइस है, आइस के ऊपर जब हम नमक डालेंगे NaCl, तो वो क्या करेगा, वो सोल्यूशन बनेगा और सोल्यूशन से क्या होगा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़ीरो से नीचे चला जाएगा, तो ज़ीरो पे फिर वो सोल्यूशन जो होगा वो लिक्विड हो जाएगा, तो वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और उसको फिर जो है ना वो रोड को साफ़ कर लिया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन बेटा आपने याद करने, ये बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद है जी इनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन, कि जब हम एक सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं। ये है जी इनर्जेटिक्स ऑफ अ सोल्यूशन। बट आपने एक बात याद रखनी है कि इनर्जेटिक ऑफ सोल्यूशन यानी एनर्जी चेंजेस ये डिपेंड करते हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तीन तरह की होती हैं कि जब हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया तो उस सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या आइंस का जो फासला है वो बड़ा मैटर करता है। जब हम सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब हम सोल्यूट लेते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे दो तरह के अमल होते हैं। सबसे पहला अमल ये होता है कि सोल्वेंट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं ताकि सोल्यूट को जगह मिल सके। उनके लिए कोई ऐसी फोर्सेस ख़त्म करते हैं अपनी एक दूसरे के साथ। सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म होती हैं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब सोल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो दोनों सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल को एक दूसरे के साथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब ओवरऑल एनर्जी जो है वो इन तीनों प्रोसेस का सम होगी कि वो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होनी है या एब्जॉर्ब होनी है। ये डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी स्ट्रॉन्ग थी। अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोल्यूट और सॉल्वेंट की वो वीक होगी तो ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल, तो फिर ओवरऑल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो हीट ऑफ सोल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं वो क्वांटिटी हीट की जो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है जब हम एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ सोल्यूशन। जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है, इसको वाटर में हल करते हैं, एक्वस बन गया पोटाशियम नाइट्रेट यानी सोल्यूशन बना लिया, तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी प्लस 35.7 किलो जॉल पर मोल। लिथियम क्लोराइड को वाटर में हल किया, सोल्यूशन बनाया, तो इतनी इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है 35.0 किलो जॉल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन डेफिनेशन है कि जब वो हीट चेंज जब एक मोल सब्सटेंस जो है ना उसको हम डिसॉल्व करते हैं इन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट,
एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा हमारे पास सोडियम क्लोराइड था, इसको हमने इसका 1 मोल वाटर के 10 मोल के अंदर डिज़ोल्व किया, तो हीट चेंज इतना आया। अब अगर हम वाटर के मोल्स बढ़ा देते हैं, यानी कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं, तो एनर्जी चेंज बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन यानी चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये डिपेंड करती है हीट ऑफ सॉल्यूशन पे और कंपोनेंट की जो हीट है या एनर्जी चेंज है, जो कंपोनेंट को जो है वो बिफोर देयर मिक्सिंग, मिक्स करने से पहले जो कंपोनेंट के दरमियान में फोर्स ऑफ एनर्जी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये उस बात पे डिपेंड करती है। अब उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चेंज इन द इंथाल्पी या हीट इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू हीट ऑफ सॉल्यूशन माइनस हीट ऑफ कंपोनेंट। अगर ऑफ हीट ऑफ कंपोनेंट जो है वो हीट ऑफ सॉल्यूशन से ज़्यादा है तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि अगर ये फैक्टर ज़्यादा होगा माइनस वाला और ये छोटा होगा तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर हीट ऑफ कंपोनेंट जो है वो कम होगी हीट ऑफ सॉल्यूशन से, तो एनर्जी ओवरऑल एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंटरमोलिकुलर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, इन दोनों कंपोनेंट से मुराद यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं। मिसाल से समझते हैं, पोटाशियम आयोडाइड बेटा हमने लिया, इसको हमने वाटर में डाला, तो वाटर पार्टिकल क्या करेंगे, सबसे पहले पोटाशियम और आयोडीन को अलग अलग करेंगे। पोटाशियम आयोडाइड है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपोजिट पोल से जो है वो इनको अट्रैक्ट करेंगे। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका पॉजिटिव जो पोर्शन होगा यानी हाइड्रोजन वाला पोर्शन, वो क्या करेगा, वो नेगेटिव पार्ट जो होगा इसका आयोडाइड का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन होगा यानी ऑक्सीजन, वो इसके पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे अट्रैक्शन से क्या होगा कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाएंगे तो पोटाशियम को अलग से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे और आयोडाइड आयन को अलग से सराउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पोटाशियम और आयोडीन को ब्रेक करने के लिए, पोटाशियम आयोडाइड में आयोडाइड आयन और पोटाशियम को ब्रेक करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई जाएगी और इनकी लैटिस एनर्जी इनको प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये लैदा हो सके और डिज़ोल्व किया जा सके। लैटिस एनर्जी के बारे में जानते हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें एक क्रिस्टल के अंदर आइंस को अलहदा करने के लिए रिक्वायर होगी। तो लैटिस एनर्जी हमेशा मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होती है। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में हम आइंस जो है उनको वाटर के अंदर ऐड करेंगे आयनिक कंपाउंड को, तो वो आइंस जो है उनको अलहदा किया जाएगा, फिर उन आइंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी बेटा है, इसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है ड्यूरिंग हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होती है कि एक सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, यानी वाटर के अंदर अगर सॉल्वेंट हो तो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर अगर हम कोई वाटर में आयनिक कंपाउंड डालते हैं तो वाटर किस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स उस आयनिक कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इस अमल को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। कि जब 1 मोल जो है वो आयनिक कंपाउंड का एक्सेस ऑफ वाटर में हम ऐड करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ना बेटा, इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज डेंसिटी के ऊपर, यानी कि ये आइंस के चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी से मुराद चार्ज टू साइज रेशो है। चार्ज डेंसिटी से मुराद चार्ज टू साइज रेशो है। कि अगर हमारे पास एक मोनोवैलेंट कैटाइन है यानी +1 चार्ज वाला है, तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, इन सब के ऊपर +1 का चार्ज है, लेकिन जिसका साइज़ फिर स्मॉल होगा, चार्ज सेम है लेकिन साइज़ जिसका लार्जर होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी
कम होगी। तो अगर ग्रेटर साइज़ है मोनोवैलेंट कैटाइन का तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, कम होगी। और डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट जो हो गए, यानी जो जिनके ऊपर चार्ज +2 या +3 होगा, उनके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।